नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष से और आज हम बात कर रहे हैं डीजीपी साहब जंगल राज लौट रहा है। जी हाँ, जंगल राज का यही मतलब नहीं था कि अफरन उद्योग फलने फूलने लगा। जंगल राज का यह भी मतलब था उस दौर में पुलिस जनता की सुनती नहीं थी, एक खास दल विशेष के इशारे पर काम करती थी, ऐसा आरोप है। सच्चाई क्या है पुलिस बेहतर समझती है, लेकिन ये आरोप है। और उस दौर में जंगल राज को लेकर यही परिभाषा गढ़ा जाता था कि अपराधी बेलगाम है, पुलिस बेलगाम है, पुलिस दल विशेष के लिए काम करती है, आम लोगों को न्याय नहीं मिलता है। लेकिन 30 साल बाद भी अगर बिहार में कुछ इसी तरीके की चीजें देखने को मिली तो डीजीपी साहब यह कहने में थोड़ा भी गुरेज नहीं है कि जंगल राज लौट रहा है। जी हाँ, हम बात वैशाली की कर रहे हैं। वैशाली में एक घटना घटी है। गलवान घाटी में जो भारत और चीन के सेना जो आमने सामने हुए थे, उसमें हमारे एक बिहार का सपूत भी शहीद हुआ था। उस सपूत के शहादत को याद करने के लिए उस वक्त पूरा बिहार सड़कों पर था। लेकिन आज उस सपूत के प्रतिमा को एक छत मिले, इसके लिए उसका पूरा परिवार संघर्ष कर रहा है। और इतना ही नहीं, आपका पुलिस इस मामले में बीच का रास्ता निकालने के बजाय उसके पिता को जेल भेज दिया है। जो पिता अपने बेटे की, नौजवान बेटे की अर्थी के सामने बिना आंसू बहाए हुए कह रहा था कि 2-4 और सपूत अगर हमारे पास होता तो हम बॉर्डर उसे भेज देते। उस पिता के साथ आपका पुलिस ने उस अंदाज में व्यवहार किया है जैसे वो बहुत बड़ा अपराधी हो। हमने कल खबर भी दिखाई थी, लेकिन उससे भी इतर बात जो बड़ी बात है, देखिए आपका पुलिस कैसे बेलगाम है। हम आपको दिखा रहे हैं आवेदन जिस पर आपकी पुलिस ने कार्रवाई की है। ये आवेदन पीड़ित पक्ष ने सीओ को लिखा है और सीओ को लिखते हुए उन्होंने अतिक्रमणवाद की चर्चा की है कि वहां पे अतिक्रमणवाद हो रहा है, सड़क है, हमको जाने में दिक्कत हो सकता है अगर वो निर्माण हो जाता है तो। और जब आपने उस पर निर्माण कार्य रोक लगा दिया था तो फिर रात में ये चुपके से निर्माण कार्य कर रहे हैं, इसलिए आप जांच कराकर लीगल कार्रवाई कीजिए। ये सीओ को आवेदन दिया है पीड़ित पक्ष ने। अगर मान लीजिए थाना प्रभारी को आवेदन नहीं दिया है, ये गौर करने वाली बात है। आवेदन आप देख लीजिए, कहीं भी आवेदन में ये नहीं लिखा हुआ है कि हमने उस काम को रोकने के लिए गया तो हमारे साथ मारपीट किया या गाली गलौज किया या जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया, कहीं नहीं लिखा हुआ है। अतिक्रमणवाद की चर्चा है बस, और आप इसकी जांच करा लीजिए, सिर्फ इतनी ही चर्चा है। और सीओ का ये आवेदन जिस पर एफआईआर दर्ज किया गया है उसमें कहीं भी सीओ का कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसको जांच करिए या आप इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कीजिए। उस आवेदन पर आप देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। सीओ का कुछ भी, एक शब्द भी, कलम भी सीओ ने नहीं चलाया। बस सीओ को जो कॉपी दिया था उसका फोटो कॉपी थाना अध्यक्ष ने लिया और उसके बाद एफआईआर दर्ज कर दिया। सिर्फ यही तक मसला नहीं रहा। जब थाना प्रभारी ने केस किया उसमें जिन धाराओं का उन्होंने उपयोग किया है उसमें उन्होंने 32B भी लगाया है। जी हाँ, SC/ST एक्ट में 32B भी लगाया है। 32B का क्या मतलब है? हम जैसे पत्रकार जो पुलिस मित्रों के सहारे समझते हैं, IPC की किताबों के माध्यम से जिन चीजों को हम लोग समझते हैं, हम लोग भी रोजाना इस तरह के मामले को देखते हैं कि क्या पुलिस किस अंदाज में काम करती है। तो थाना प्रभारी इतने उत्साहित थे कि इसमें इस एक्ट को भी लगा दिया, जबकि इस एक्ट का लगाने का मतलब है कि कोई ऐसा ऑफेंस हुआ हो जिसमें 10 वर्ष से ज्यादा का सजा का प्रावधान। और इस तरीके के अतिक्रमणवाद में अगर
पीड़ित पक्ष SC ST होता है तो उसके लिए एक अलग से धाराओं का प्रावधान है जिनका उन्होंने इस FIR में उल्लेख तक नहीं किया है, जबकि उन्हीं सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज होना था, उसकी चर्चा तक नहीं हुई। ऐसी धाराएं लगाई गई जिसमें पीड़ित पक्ष के आवेदन पर कि सामने वाले का बेल नहीं हो, मतलब आपका नियत ठीक नहीं था। हम यही नियत पर सवाल कर रहे हैं। बात यही नहीं रुकी, जो DSP साहिबा है जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, उन्होंने भी इसी धारा के तहत उसको केस को ट्रू कर दिया और SP साहब भी बिना पढ़े हुए कर दिए। SP साहब आप अच्छे आदमी हैं, हमको पता है वैशाली में आपने अच्छा काम किया है, जहानाबाद में भी अच्छा काम किया है, लेकिन ये भी पता है कि इस थानेदार को आप हटाने के लिए IG तक को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन आपकी बात IG ने नहीं सुनी है। स्वाभाविक है, नहीं सुनने की वजह हम बार बार DGP साहब को कहते हैं कि IG और DIG के सहारे जिला नहीं चल सकता है। जब तक आप SP से बात नहीं करिएगा, SP को कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि वो अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों पर कंट्रोल कर सके। आजकल तो पूरे बिहार में स्थिति यह है कि थानेदार सीधे IG और DIG से बात करता है। SP गए और अगर SP को, अगर आप SP जैसे इंस्टीट्यूशन को अगर आप इस स्थिति में खड़े कर देंगे तो जिला संभलने की बात है। बहुत जल्द आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। चलिए पहले विषय वस्तु पर आते हैं। DGP साहब, अब इन पर FIR दर्ज किया जाता है, जो धाराएं नहीं लगनी चाहिए वो धाराएं लगा दी जाती है और उन धाराओं को सीनियर पुलिस अधिकारी ट्रू भी कर देता है। और उसके बाद रात के अंधेरे में 2 गाड़ी पर फोर्स लेकर पहुंचकर उसकी गिरफ्तारी भी उसके पिता की हो जाती है, जिसका उम्र 60-70 साल के करीब होगा। कोई अपराधी तो नहीं था, और वो अपराध की श्रेणी में भी वो चीजें नहीं आती है। अरे रास्ता को लेकर विवाद है और जो रास्ता है वो सरकार की जमीन है, दोनों में से किसी पक्ष की वो जमीन नहीं है। आप जांच करा लीजिए, विवाद की वजह समझते कि वजह क्या है। और भाई शहीद के परिवार के संरक्षण की जिम्मा सरकार को है। अगर इस तरीके से सरकार की मशीनरी शहीद के परिवार के वालों के साथ करने लगे तो सेना के मनोबल पर कितना बुरा असर पड़ेगा। उसके घर में उसका भाई भी सेना है, उसके जिसके पिता को आप जेल ले गए उसका एक बेटा भी सेना है। क्या मनोबल पर असर पड़ेगा। पूरे परिवार को छोड़कर, समाज को छोड़कर वो सरहद पर देश की सुरक्षा के लिए लड़ता है और उसके परिवार के साथ आपका ये व्यवहार है। तो कल सेना के अधिकारी भी आए थे जांच के लिए, उन्होंने भी घटनास्थल पर जाकर देखा है, थाना प्रभारी से बात किया है। लेकिन DGP साहब, संदेश आपके लिए है कि आप कमरे से बाहर अगर नहीं निकले, जनता से नहीं मिले, जनता से संवाद आपका नहीं हुआ, तो DGP साहब ये बिहार है, अराजक की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी पूरे बिहार में। इसलिए मेरी राय मानिए, आप अपने चैम्बर से बाहर निकलिए, अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों से बात करिए। अब धीरे धीरे आपके इस व्यवहार का असर जिला पर भी दिखने लगा है। जिला के SP के कंट्रोल से अब थानेदार बाहर निकल रहा है, क्योंकि वो अब सीधे IG और DIG से संवाद करता है, उसको SP का डर ही नहीं है। और IG DIG इस तरीके से काम कर रहे हैं जिसका अंदाजा शायद आपको नहीं है। इस प्रदेश में IG DIG ऐसे भी हैं जो अपने गाय का भूसा भी मंगवाते हैं थानेदार से, चुन्नी भी मंगवाते हैं, और खाने पीने में क्या क्या चीजें पसंद है वो भी थानेदार से ही मंगवाते हैं।